अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। स्क्रीन भी शेयर हो यस रही मैम है आ आप रही लोगों के पास? यस मैम हो रही है। है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? अच्छा, व्हाट्सएप पे किसी एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि उनको मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड कोई काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो बेटा आप ये लाइव जब ये सेशन हो रहा होता है, इसके जैसे मैं स्टार्ट में आपसे बोल रही हूँ तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए मुझसे, या एंड में जब मैं बोलती हूँ कि कोई क्यूरी है तो आप तब मुझसे पूछ लीजिए। कोई सवाल है किसी को तो पूछ लें। प्रीवियस लेक्चर पूरा क्लियर है? नहीं तो फिर मैं रैंडमली सवाल पूछ लेती हूँ, आप लोगों को कोई सवाल नहीं पूछना तो। जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हम किसी से ऐसे रैंडमली सवाल पूछ लेते हैं। मरियम खान, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। मरियम, जी मरियम आप मैम सुन जी? जी, मुझे आयन एक्सचेंज का पूछना था जस्ट। आयन एक्सचेंज का पूछना था बेटा। आयन एक्सचेंज जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन एनालिसिस में ये टेक्निक यूज़ हो रही होती है। उसमें हमने आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आयन एक्सचेंज में आपके पास क्या होता है, जो आपका मिक्सचर ऑफ मतलब कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स में क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे। वो अमाइनो एसिड्स अपोजिट साइन वाले जो स्टेशनरी फेस है उसमें जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव से जाके इस तरह से जाके पॉजिटिव नेगेटिव का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब उसके ऊपर जब सॉल्ट ग्रेडियंट फ्लो करेगा इन अ फेज ऑफ मोबाइल फेज, तो वो उस कॉम्प्लेक्स को इस तरह से सेपरेट कराता हुआ लेके जाएगा। क्लियर है अब? जी मैम, जस्ट वो सेपरेशन हो गया अमाइनो एसिड्स की, हाँ पॉजिटिव एंड हाँ, नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव नेगेटिव आइन से, क्योंकि जब स्टेशनरी फेज में होगा तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव से जाके नेगेटिव पॉजिटिव से जाके इस तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। अब वो जो कॉम्प्लेक्सेस है, अब बता सबकी अमाइनो एसिड की नेचर अलग है तो कॉम्प्लेक्स की नेचर भी अलग अलग होगी। जब कॉम्प्लेक्स की नेचर अलग होगी तो सॉल्ट ग्रेडियंट मोबाइल फेज के फॉर्म में ट्रेवल करके जा रहा है तो वो हर कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करता हुआ चला जाएगा कि उनकी डिफरेंट पोलर एड्जॉर्प्शन या बॉन्ड की बेसिस पे कि किसकी मोबाइल फेस में ट्रैवल करने की एबिलिटी ज़्यादा है वो पहले ट्रैवल करके ऊपर चला जाएगा, जिसकी एबिलिटी ट्रैवल करने की कम है वो बाद में जाएगा। यानी कि जो स्टेशनरी फेस से ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होगा, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, वो जब तक उसके साथ मोबाइल स्टेशनरी फेस के साथ अटैच रहेगा, अब वो मोबाइल फेस के साथ ट्रैवल होके नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है इन मिक्सचर का आपका और आपके स्टेशनरी फेस का, तो वो उसमें इस तरह से सेपरेशन होती हुई चली जाती है कि आपके पास वो कॉम्प्लेक्सेस की मोबाइल फेस में जाने की एबिलिटी कितनी है, और वो जब मोबाइल फेस ट्रेवल करके जाएगा ऊपर को तो वो सेपरेट करता हुआ चला जाएगा उस सारे कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से। क्लियर है? जी मैम। किसी और को कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे आपसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछना था कि आयोनाइजेशन चैम्बर में हम 70 इलेक्ट्रोवोल्ट की बम्बार्डमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जी तो क्या कहते हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए वो 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बाकी एनर्जी, बाकी जो हम देखिए, वो
मुझे आपका सवाल समझ आ गया। जो 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, जब आपके पास पूरा मॉलिक्यूल था और उसमें से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ने मूव करना था और मॉलिक्यूलर आयन पीक जनरेट होनी थी। उसके बाद फर्दर भी तो फ्रेगमेंटेशन होनी है, उस पूरे कंपाउंड ने डिफरेंट पार्ट्स में टूटना है। हमने आप आगे जब इंटरप्रिटेशन करी है उसमें आपने देखा है कि कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटीज होती हैं, कहाँ कहाँ से वो जैसे अल्कीन है वो 14 की से टूटता जाएगा। तो जो 7 to 14 इलेक्ट्रॉन वो तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा ना। उसके बाद बाकी जो फ्रेगमेंट्स होंगे, बाकी जो पोर्शंस टूट रहे होंगे, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। उसके लिए भी तो आपको उसको ब्रेकेज बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो टोटल इतनी एनर्जी की बम्बार्डमेंट की जाती है ताकि वो कंप्लीट फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। सही है मैम। एक और सवाल है कि जी जब हम ग्राफ हमें डिटेक्टर पर मिलता है तो जी हमें मॉलिक्यूलर आयन की पीक भी मिल रही होती है। जी तो हमें वो मॉलिक्यूलर आयन की पीक किस तरह मिल रही होती है? जब हमारे पास तो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा होता है ना, ग्राफ पे तो फ्रेगमेंट्स पहुंच रहे देखिए होते हैं, उनकी पीक आनी सबसे चाहिए। नहीं, सबसे पहले इसी वजह से क्या हो रहा था, आपके पास किसी फंक्शनल ग्रुप्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस बहुत ज्यादा थी, किसी फंक्शनल ग्रुप की मॉलिक्यूलर आयन की पीक अबंडेंस कम थी, और कुछ सिचुएशन में मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस इतनी कम थी कि वो आपको कभी मिलती ही नहीं है। तो आपके पास क्या है कि स्टेबिलिटी कितनी है उस मॉलिक्यूल की, इसकी बेसिस पे मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल रही होती है। जैसे आपके पास वो था, क्या नाम है उसका, बेंजीन था। बेंजीन में आपके पास क्या था कि 90 का उसका, मेरे ख्याल में हमने टॉलिन किया थी एग्जांपल, 93 पे शायद उसकी टोटल था और 92 पे उसकी वो जो ट्रोपाइलियम आयन जनरेट होता है उसकी पीक थी। तो उसकी अबंडेंस भी बहुत ज्यादा थी और ट्रोपाइलियम आयन की। तो इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर आयन कुछ मतलब जैसे एक ये तो नहीं है ना कि एक सिंगल जस्ट एक ही मॉलिक्यूल था, वो पूरा मल्टीपल मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद है। टॉलिन के भी एक तो नहीं है कि जस्ट सिंगल मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उन पे बम्बार्डमेंट हुई तो कुछ उसमें फ्रेगमेंट में टूट गए और कोई एक सिंगल मतलब पूरा मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी डिटेक्टर पे ट्रेवल करके ट्रेवल उससे क्या था, जो प्लेट्स थी उनका नाम क्या था, जो फॉरवर्ड, एक्सेलरेटिंग हाँ प्लेट्स पे। एक्सीलरेटिंग प्लेट्स जो थी वो फॉरवर्ड करा के। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक की मतलब रिलेटिव अबंडेंस बहुत बड़ी मिल रही थी। और अगर उस मॉलिक्यूल उसकी स्टेबिलिटी कम है तो फिर आपके पास मल्टीपल फ्रेगमेंट, ज्यादा फ्रेगमेंट बन रहे हैं और उनमें से किसी एक फ्रेगमेंट की रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल पूरा जो मॉलिक्यूल आयन वाला है वो कंप्लीट उस पर नहीं पहुंच रहा और जस्ट फ्रेगमेंट्स पहुंच रहे हैं। आपके पास कोई एक ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं होगा कि भाई एक तो वो मॉलिक्यूलर आयन में चला गया तो फिर फ्रेगमेंट। आपके पास कंपाउंड जब होते हैं उसमें तो मल्टीपल, जैसे टॉलिन या एक टॉलिन का स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, वो पूरा एक, जैसे अगर आप सैंपल अप्लाई करें तो उसमें तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे टॉलिन के, तो उनमें से कुछ ब्रेक हुए, कोई पूरा कंप्लीट ही ट्रेवल करके आगे चला गया। इसी तरह से अगर आप अल्केन की चेन देखते हैं तो फॉर एग्जांपल प्रोपेन है या ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के कितने मॉलिक्यूल्स है, ब्यूटेन का आपने फॉर एग्जांपल फ्यू ml का भी सैंपल अप्लाई किया तो उसमें क्या सिंगल मॉलिक्यूल तो ब्यूटेन का नहीं होगा ना, काफी सारे ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो जब उन पे बम्बार्डमेंट होगी तो उनमें से कोई एक रिलेटिव टू द स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर, तो अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो ज्यादा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ट्रेवल करके चला जाएगा। अगर कम स्टेबिलिटी है तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कम जाएगा, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ज्यादा ट्रेवल होकर जाएगा। अब क्लियर है? यस मैम। मैम एक सवाल और पूछना था कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो कैटाइन बनाता है और रेडिकल बनाता है। कैटाइन तो आगे मूव कर जाएगा, रेडिकल का क्या होगा? रेडिकल वहां पे हमारे पास डिटेक्ट नहीं होता, रेडिकल आपके पास वहीं पे उसी चैम्बर में ही रहते हैं और उसके बाद वो जब होता है वेस्ट की फॉर्म में वो रिमूव आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो डिटेक्टेबल नहीं है और ना ही वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे पास कैटायनिक का पॉइंट इम्पोर्टेंट है और हम उसी की एनालिसिस का परफॉर्म कर रहे होते हैं।
सही, थैंक यू मैम। और कोई सवाल किसी को? किसी और को कोई सवाल पूछना है, कोई क्यूरी है किसी की? अच्छा, जो आपकी एनालिसिस वाली मैडम ने जो ओवरव्यू की क्लास ली थी, उसकी मैंने प्रेजेंटेशन आपके एलएमएस पे अपलोड कर दी है। उसके अलावा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रेजेंटेशन जो मेरे तो ख्याल में था, मैंने दोनों अपलोड करी है, लेकिन शायद वो एक अपलोड हुई हुई है, जिस इंस्ट्रूमेंटेशन वाली वो नहीं अपलोड हुई हुई थी, जो बाकी पूरी वो थी, तो वो भी मैंने अभी अपलोड कर दी। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री की भी प्रेजेंटेशन मैंने आपके एलएमएस पे अपलोड कर दी है। एक जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहे थे और उसकी ही आज कंटिन्यूशन है। हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक स्टार्ट किया हुआ था कि किस तरह से टीएलसी परफॉर्म की जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसमें हमने सैंपल एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से माइक्रो सिरिंज की हेल्प से आप उसमें अपना सैंपल बहुत छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, तो आप बहुत मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं अपनी प्लेट पे, ताकि वो अच्छी सेपरेशन हो सके। इसमें लास्ट में मैडम ने ऐड किया था कि ये थिन लेयर है और टीएलसी थिक लेयर के लिए भी यूज होती है, तो वो बिल्कुल सही बात है कि आपके पास थिक लेयर कब हम यूज करते हैं, जब हमने एक कंप्लीट बहुत कहीं से फॉर एग्जांपल कोई न्यू एक्सट्रैक्ट किसी प्लांट सैंपल से एक्सट्रैक्ट आउट किया है और उसमें से आपने उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि आप उसके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकें। उसके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकें, तो फिर आप उसके लिए जो बड़ी प्लेट होती है 20x20 की, मैडम ने बताया था, और उसमें फिर आप ज़्यादा सैंपल की क्वांटिटी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि उसमें आप क्वांटिफिकेशन भी, आपने क्वांटिटी भी सेपरेट आउट करनी है और क्वालिटी भी आपने चेक करनी है, तो उसके लिए फिर हम बड़ी प्लेट यूज़ करते हैं, तो वो थिक लेयर होगी। और जब आप बिल्कुल जस्ट क्वालिटी डिटरमाइन करनी है, तो आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जिसमें आप पतली प्लेट लेते हैं और उसमें कम मैम आपकी आवाज बंद हो गई है वापस। अच्छा बेटे, तो फिर मैंने आपको बताया कि जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लेते हैं तो आपकी प्लेट भी छोटी, उसका साइज भी छोटा होता है। और यूजुअली जब आपने देखा होगा माइक्रो की लैब में जो स्लाइड्स आप लोग स्लाइड करते हैं ना, उस साइज के यूजुअली तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रही थी, उस साइज की प्लेट यूज करते हैं। और फिर उसमें आप स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल ट्रांसफर करते हैं ताकि आपका जो डिफरेंट उसमें कंपोनेंट है वो सेपरेट होकर अलग अलग आपको मिल जाए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप सैंपल ट्रांसफर करेंगे तो वो फिर प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाती है। तो ये सैंपल एप्लीकेशन टेक्निक थी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। किसी को इसमें कोई सवाल है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे
मूव करें। मैम जी मैम मतलब जो हम मिक्सचर थिन लेयर में यूज कर रहे होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं, जबकि थिक में हमें जब ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी होती है तब हम थिक लेयर को यूज करेंगे। जी, तब हम थिक लेयर को यूज करते हैं। और हमें ज्यादा क्वांटिटी कब चाहिए, जब आपने उसकी एज अ क्वांटिटी, यानी कि आपके पास बहुत सारा मिक्सचर आपके कम, किसी भी आप फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन टेक्निक से आपने किसी प्लांट का कोई एक्सट्रैक्ट निकाला है और अब आपने उसकी क्वांटिटी को सेपरेट भी करना है और आपको वो क्वांटिटी अलग अलग चाहिए और उसकी मतलब सब कंपोनेंट्स को अलग अलग, उसकी क्वालिटी भी आपने डिटेल, यानी कि देखिए आप टीएलसी से क्या होगा, अलग अलग ट्रेवल करके चलेगा, आपको ये पता चल गया कि ये अलग अलग कंपाउंड है। अब उनकी आगे बहुत सारी एनालिसिस परफॉर्म की जाएगी तो आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मालूम हो पाएगी ना। तो वो सारी एनालिसिस के लिए क्या चाहिए होगा, आपको क्वांटिटी, आपको मतलब फिजिकल फॉर्म में अलग अलग चाहिए होगी। तो उसके लिए फिर आप ज्यादा सैंपल अप्लाई करते हैं ताकि जब वो सेपरेट हो तो फिर हम वहां से उस पोर्शन को, सिलिका जेल का जो उस मतलब पोर्शन है उसको वहां से ले लेते हैं। और मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, ट्रेवल करके गई, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, ट्रेवल करके गई उसके ऊपर और एक स्पॉट मतलब नीचे आया, एक ऊपर आया, एक ऊपर आया, तो वो अलग अलग आ गया। उतने उतने पोर्शन से जैसे स्लाइड को कट कर लिया और वो स्लाइड्स कट करके अब क्या होगा उस पोर्शन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पॉट आया है, यहाँ पे एक स्पॉट आया है, यहाँ पे एक स्पॉट आया है, यहाँ से पूरी एक स्लाइड कट कर लें, यहाँ से स्लाइड कट कर लें, यहाँ से स्लाइड कर लें। जब एल्युमिनियम फॉइल की प्लेट की स्लाइड होगी तब तो आप कट कर लें, और जब ग्लास की बेस की वो होंगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इतने पोर्शन को स्क्रैच आउट कर लें। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पोर्शन पे एक स्पॉट आया, यहाँ से स्क्रैच आउट कर लें। तो अब यहाँ पे अब ये जो आपके पास स्क्रैच आउट हो गया, आप किसी और अलग चीज में लेंगे तो क्या होगा, सिलिका होगा और आपका कंपाउंड होगा। सिलिका को किसी भी टेक्निक से फॉर एग्जाम्पल उस कंपाउंड की जिस चीज में सॉलिबिलिटी होगी आप उसको वो वाले सॉल्वेंट डालें, उस कंपाउंड को जस्ट वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा और आप क्या करेंगे कि सिलिका अलग हो गया, वो कंपाउंड हो गया। अब आपके पास वो कंपाउंड फिजिकल फॉर्म में अलग आ गया और उसकी जरूरत है आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए ताकि आप और बहुत सारी एनालिसिस टेक्निक परफॉर्म कर सकें, आप उसका मास मालूम कर सकें, आप उसका एनएमआर से उसके प्रोटॉन मालूम कर सके, कार्बन से उसके नंबर ऑफ कार्बन, C13 टेक्निक से नंबर ऑफ कार्बन मालूम कर सके। तो उस फॉर्म में आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो फिर आप थिक लेयर यूज करते हैं और बड़ी प्लेट यूज करते हैं और ज्यादा कंपाउंड ट्रांसफर करते हैं ताकि ज्यादा क्वांटिटी में सेपरेट होकर आपको मिले। क्लियर है? यस मैम। आगे चले हम, किसी को इसमें कोई सवाल है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट टैंक। डेवलपमेंट टैंक वो है कि आप जिसमें टीएलसी परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो टैंक जिसमें नीचे मोबाइल फेस मौजूद होगा और आप अपनी टीएलसी की प्लेट को उस मोबाइल फेस के अंदर डिप करेंगे कि टीएलसी का थोड़ा सा पोर्शन उसमें डिप हो लेकिन आपका सैंपल वाली लाइन उस पोर्शन से अबव हो। और फिर जब मोबाइल फेस कैपिलरी एक्शन के थ्रू उस प्लेट पे सिलिका जेल से ट्रेवल करके ऊपर आ रहा हो और वो फिर आपके सैंपल से भी पास करके फिर ऊपर को ट्रेवल करके जाए ताकि आपके मिक्सचर्स में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करता हुआ एफिनिटी के बेसिस पे वो सेपरेट करता हुआ लेके जाए। तो आपके पास टीएलसी की प्लेट में आप प्लेट के डेवलपमेंट चैम्बर, ये मतलब फॉर एग्जांपल आप बीकर को भी एज अ डेवलपमेंट चैम्बर के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक लिड लगा दें। आप किसी ग्लास बॉटल को यूज कर सकते हैं, उसका प्रॉपरली क्लोज कैप हो उसको भी यूज कर सकते हैं, या स्पेसिफिक डेवलपमेंट चैम्बर्स भी आते हैं जो कि स्ट्रेट चैम्बर्स होते हैं और उनके ऊपर उनके कैप्स या लिड्स होती हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी प्लेट को यहाँ पे रख देते हैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। और आपको जो बॉटम होता है वो अप टू 1 मिलीमीटर या जो भी आपकी मतलब आपने हाइट रखनी है तो कि मतलब स्टैंडर्ड है कि 1 मिलीमीटर तक आपका वो हो, मतलब इतना मोबाइल फेस हो कि आपकी जो कैपिलरी का नीचे वाला पोर्शन है वो उसमें एटलीस्ट वो हो, मतलब इमर्स्ड हो।
फिर वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ट्रेवल करके ऊपर चला जाता है। डेवलपमेंट चैम्बर ग्लास के यूज किए जाते हैं ताकि आपके पास आउटसाइड आपको वो विजिबल आ रहा हो कि कितना मोबाइल फेस ट्रेवल करके जाए। ऊपर भी अपवर्ड पोजीशन में भी टीएलसी की प्लेट में आप अपवर्ड पोजीशन में भी लाइन मार्क करते हैं कि यहाँ तक मोबाइल फेस ट्रेवल करेगा तो हम अपनी टीएलसी की प्लेट बाहर निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो ये जैसे आपने ये नीचे लाइन लगाई है, इसी तरह से ऊपर भी एक लाइन आप या एक मार्क आप लगाते हैं कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक मोबाइल फेस ट्रेवल करके आएगा तो आपने अपनी प्लेट बाहर निकाल लेनी है। मोबाइल फेस ट्रेवल करके वो आपको वैसे ही विजिबल दिख रहा होता है कि यहाँ से वो वेट होता गया होता गया होता गया होता गया, और वो वेट होते होते जब वो मार्क वेटिंग वाला जो मार्क है वो इस पोर्शन तक मिला। क्योंकि अगर आप बिल्कुल कंप्लीट ऊपर तक ट्रेवल करवा लेते हैं और फिर प्लेट निकालते हैं, आप ध्यान नहीं देते, तो हो सकता है कोई एक कंपाउंड जो सेपरेशन है वो जब ज्यादा इस तरह से होगा तो वो यहाँ पे ऊपर मिक्सचर्स बन सकते हैं। तो आप जब एक पोर्शन तक यहाँ बहुत ऊपर चला गया तो भी आपके पास अच्छी आप आरएफ वैल्यूज की कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आरएफ वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस जो डिफरेंट कंपाउंड्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे कि आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है या रिटेंशन फैक्टर क्या है। तो उसके लिए तो एक अपवर्ड मार्क भी प्लेस किया जाता है और आप विजिबल हमने देखना है बाहर से कि किस तरह कितना ट्रेवल किया जाएगा। तो इसलिए डेवलपमेंट चैम्बर हमेशा ग्लास के होने चाहिए। वॉट एवर द शेप ऑफ द डेवलपमेंट चैम्बर आप चूज करें अपना, कोई वैसे ही ग्लास बॉटल्स या बीकर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे क्या होने चाहिए, ग्लास के होने चाहिए ताकि आपको आउटसाइड प्लेट विजिबली नजर आएगा कितना मोबाइल पे ट्रेवल करके गया है। क्लियर है डेवलपमेंट चैम्बर? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोबाइल फेस। ठीक है, आपने टीएलसी ले ली, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आपने उसको कट कर लिया, अपना मिक्सचर उसमें इंसर्ट कर दी और मिक्सचर उसमें सैंपल लगा दिया, डेवलपमेंट चैम्बर किया। अब मोबाइल फेस कौन सा लिया जाएगा? मोबाइल फेस दो मेथड्स हैं मोबाइल फेस सेलेक्ट करने के, क्योंकि आपके पास मोबाइल फेस अगर सही सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, उसकी पोलैरिटी के डिफरेंस, उसके एड्सॉर्प्शन के डिफरेंस, उसकी बॉन्डिंग की डिफरेंस नहीं होगी तो आपके पास उसकी सेपरेशन अच्छी नहीं आएगी। तो एक तो मेथड है कि ट्रायल एंड एरर में अभी इनिशियली कुछ भी एक्सट्रीम पोलर ले लें, एक्सट्रीम नॉन पोलर ले लें, उससे देखिए कितनी सेपरेशन हुई है। अच्छा, ज्यादा सेपरेशन नहीं हुई तो उसमें पोलैरिटी है तो नॉन पोलैरिटी का रेशियो थोड़ा बढ़ा दें, मिक्सचर एसिड से डालें। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप अपना मोबाइल पे सेट कर सकते हैं। अगर उस तरह से आपको अप्रोप्रिएट नहीं मिलता तो एक और टेक्निक भी है, वो है स्टेन्स ट्रायंगल। स्टेन्स ट्रायंगल एक साइंटिस्ट है, स्टेन्स के अपने नाम से उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था, वो ये ट्रायंगल की शेप है। अगर आपको ये स्टेन ट्रायंगल कब अप्लाई होता है, जब आपको अपने कंपाउंड की नेचर मौजूद हो, मालूम हो, यानी कि जो आपका मिक्सचर कंपाउंड है उसमें जो कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन सब की नेचर आपको मालूम है, तो फिर उस नेचर के अकॉर्डिंगली आप मोबाइल फेस मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बिल्कुल एक नया मिक्सचर है, आपके पास आपको उसको उसकी कोई आपने नया किसी का प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है और आपको उसके कंपाउंड्स की नेचर बिल्कुल नहीं मालूम, either they are polar or non-polar, लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, क्या उसकी नेचर, तो फिर ट्रायल एंड एरर से मोबाइल फेस सेट किया जाता है। और अगर आपके पास कंपाउंड की नेचर मालूम हो तो फिर स्टेन्स ट्रायंगल से आप मोबाइल फेस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजोडाइजेपिन, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये जो है ये ट्रायंगल है, इसका एक जो पोर्शन है वो सैंपल पोर्शन यानी कि मिक्सचर पोर्शन को पॉइंट आउट कर रहा होता है, दूसरा जो पोर्शन है वो स्टेशनरी फेस को पॉइंट आउट कर रहा होता है, और जो थर्ड पोर्शन है वो मोबाइल फेस को पॉइंट आउट कर रहा होता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन की नेचर क्या है, लिपोफिलिक नेचर है। तो जब इसका पॉइंट लिपोफिलिक की तरफ को है, ये वाला पोर्शन जो है पूरा किसका, लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक तक होगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन हाईली लिपोफिलिक है, तो आप इसको एक्सट्रीम इस पे कॉर्नर पे रखेंगे तो आपके पास क्या है, जो आपका स्टेशनरी फेस होगा वो एक कंप्लीट पोलर होना चाहिए, और जो आपका मोबाइल फेस होगा वो कंप्लीट नॉन पोलर हो, तो आपके पास इसकी बेंजोडाइजेपिन की सेपरेशन अच्छी होगी। स्टेशनरी फेस क्या, पोलर,
और मोबाइल फेस के एक्सट्रीम नॉन पोलर हो तो बेंजोडाइजेपिन के जो कंपोनेंट्स उसके अंदर होंगे उनकी सेपरेशन इजीली और अच्छी सेपरेशन होगी। और जैसे जैसे लिपोफिलिक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कोई और मिक्सचर है उसका एक्सट्रीम इतना लिपोफिलिक कैरेक्टर नहीं है, उसमें लिपोफिलिक कैरेक्टर कम है, तो इसका ये जो मैम आपकी पॉइंट, आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। अच्छा यस मैम आ रही है। ये बेंजोडाइजेपिन का इससे वापस थोड़ा सा रिपीट कर दें, थोड़ा अच्छा, रिकॉल कर दें। ये आपके पास मैंने बोला कि जब आपके पास आपके मिक्सचर की नेचर मौजूद हो, यानी कि आप जिस कंपाउंड की एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी नेचर आपको ऑलरेडी मालूम है, तो उस सिचुएशन में आप अपना मोबाइल फेस स्टेन्स ट्रायंगल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेन ट्रायंगल ये ट्रायंगल है जिसकी आउटसाइड ये कुछ सिचुएशन है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेशनरी फेस को पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला पोर्शन मोबाइल फेस को पॉइंट आउट कर रहा है और ये वाला पोर्शन सैंपल को पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने बेंजोडाइजेपिन लिया, बेंजोडाइजेपिन की जो नेचर है वो लिपोफिलिक नेचर है, इसका ये जो एंड है ये लिपोफिलिक की तरफ पॉइंटेड है, तो उसकी वजह से ये जो स्टेशनरी फेस वाला एंड है वो कहाँ पोलर की तरफ पॉइंटेड आउट है, और जो मोबाइल फेस वाला एंड है वो नॉन पोलर की तरफ पॉइंटेड है। तो जब आपका सैंपल एक्सट्रीम लिपोफिलिक होगा तो आपका जो स्टेशनरी फेस है वो आप पोलर, और मोबाइल फेस क्या एक्सट्रीम नॉन पोलर नेचर का रखेंगे। और जैसे जैसे ये लिपोफिलिक कैरेक्टर से इसका नेचर मिक्सचर में आती जाएगी, यानी कि वो एक्सट्रीम कंप्लीट लिपोफिलिक नहीं है, उसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, तो उसी तरह से ये जो पॉइंट है ये इधर बीच में आता जाएगा, यानी कि आपके स्टेशनरी फेस से पोलर से नॉन पोलर के बीच में आता जाएगा, और मोबाइल फेस भी पोलर से नॉन पोलर का मिक्सचर होता जाएगा। अब जितना जितना आएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो फिर क्या है, नॉन पोलर का पोर्शन ज्यादा और पोलर का पोर्शन कम, इस तरह से इसको पॉइंट आउट करते करते जिस पोजीशन पे आएगा, फॉर एग्जांपल बिल्कुल बीच में आ रहा है तो पोलर और नॉन पोलर पोर्शन मतलब कंप्लीट उसमें वो होगा 50-50% में होगा। तो इस तरह से आप ये स्टेन्स ट्रायंगल की मदद से मोबाइल फेस को और स्टेशनरी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि आप किस कंपाउंड की एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं। स्टेन ट्रायंगल क्लियर हुआ या और इसको एलैबोरेट करूं? स्टेन्स ट्रायंगल ये जी, पोलर आपने अभी बोला कि पोलर होगा और ये दूसरा वाला नॉन पोलर होगा, तो इसकी क्या वजह है? क्या पोलर नॉन पोलर होगा? देखो जैसे जब कि आपका स्टेशनरी कंपाउंड लिपोफिलिक है, अब आपका स्टेशनरी फेस क्या होगा, पोलर अगर होगा, और फिर आपका जो मोबाइल फेस नॉन पोलर होगा, तो उनकी पोलैरिटी के दोनों के डिफरेंस अलग हुए, मतलब वो दोनों यस मैम, ये एक्सट्रीम पोलर है, यानी कि स्टेशनरी फेस आपका कंप्लीटली पोलर नेचर का है, मोबाइल फेस कंप्लीट नॉन पोलर नेचर का। लिपोफिलिक को जब आप नेचर के कंपाउंड को पोलर स्टेशनरी फेस पर करेंगे, प्लेस करेंगे, तो वो उससे क्या होगा, लिपोफिलिक क्या है, लिपोफिलिक की क्या है उस तरह की कौन सी नेचर है, उसकी वाली नेचर है ना, मतलब वो वाटर लविंग, वो वाटर हेटिंग होता है, तो वो क्या करेगा, पोलर कंपाउंड से बहुत सरफेस का उसका स्लाइटली बॉन्डेड होगा। जब मोबाइल फेस उसके ऊपर नॉन पोलर ट्रेवल करके जाएगा तो लाइक डिसॉल्व लाइक वो उसके कंपोनेंट्स को अपनी पोलैरिटी की बेसिस पे इजीली डिसॉल्व करता हुआ, सेपरेट करता हुआ लेके चला जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी वो उससे नेचर ज्यादा सेम होगी, वो पहले उसमें मिक्स आउट होके सेपरेट हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो बाद में मिक्स आउट होके सेपरेट होकर आएगा। इस तरह से आपके पास ये नेचर की बेसिस पे डिफरेंस होके वो सेपरेट आउट होता जाता है। अब जैसे जैसे इसकी लिपोफिलिक कैरेक्टर कम होगा वैसे वैसे स्टेशनरी फेस की पोलैरिटी भी आप डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे स्टेशनरी फेस की पोलैरिटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे इसमें नॉन पोलर का कैरेक्टर कम और पोलर वाला कैरेक्टर ऐड होता जाएगा, वरना इस पोजीशन पे क्या है, कंप्लीट नॉन पोलर मोबाइल फेस यूज किया जाएगा। और जैसे जैसे आपके पास ये पोलैरिटी का नेचर कम होती जा रही है, स्टेशनरी फेस की कम होती जा रही है, इसकी लिपोफिलिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, तो ये मोबाइल हाँ जो
तो आप क्या करते हैं, आपका ये मोबाइल फेस का नॉन पोलर का पोर्शन कम होता जाता है और आपके पास पोलर का पोर्शन उसमें ऐड होता जाता है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल की बेसिस पे इसके पॉइंट्स को देखते हुए आप अपना स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल्स नेचर, कि आपके सैंपल की क्या केमिकल नेचर है। अब क्लियर है या किसी को कोई अभी सवाल है इसमें? यस मैम, क्लियर है। आगे चले हम। जी मैम। यस मैम। प्लेट डेवलपमेंट, उसके बाद क्या आती है कि किस तरह से प्लेट डेवलप की जाती है, यानी कि किस तरह से टीएलसी परफॉर्म की जाती है। प्लेट डेवलपमेंट आपने क्या किया, प्लेट पे आपके टीएलसी प्लेट थी, उस पे आपने सैंपल मिक्सचर उस पे ट्रांसफर कर दिया। देन आपने मोबाइल फेस अपना सेलेक्ट कर लिया, आपने मोबाइल फेस अपने डेवलपमेंट चैम्बर में डाल के, अच्छा डेवलपमेंट चैम्बर में मोबाइल फेस डाल के उसके बाद उसको लिड ऊपर से दे के उसको पहले से प्रिपेयर करके रख देती है, ताकि वो जो वेपर्स हैं उसके ओवरऑल एनवायरनमेंट उस तरह का हो जाए, पूरे डेवलपमेंट चैम्बर का ओवरऑल एनवायरनमेंट मतलब उस तरह, क्योंकि वेपर आउट होके जो भी उसकी पोलैरिटी है वो मतलब पूरा यूनिफॉर्म नेचर एनवायरनमेंट में आ जाए। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसमें प्लेट प्लेस की जाती है। ये देखें एट एंगल ऑफ 45 डिग्री प्लेट प्लेस्ड है इसमें। और फिर आप क्या करते हैं, वो क्या होगा, उसके बाद इसको लिड से क्लोज कर दिया और उसके बाद आप क्या करते हैं कि वो हम फिर कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल फेस इजीली कैपिलरी एक्शन के थ्रू देखें ये ट्रेवल होता होता ये यहाँ तक ट्रेवल होकर आ गया, आपको इजीली विजिबली बाहर से नजर आ रहा है कि मोबाइल फेस कहाँ तक ट्रेवल होकर आया। और ये जो मिक्सचर है देखें ये यहाँ पे एक ये कंपोनेंट सेपरेट होकर आपको आ गया नजर आ रहा है। हो सकता है और जो कंपोनेंट है वो विजिबल आई से विजिबल ना हो, आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में या कोई और सी जो लाइट्स होती हैं जिसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे किन किन मेथड से आप अपनी प्लेट को देख सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट तो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। कुछ कंपाउंड यूवी एक्टिव होती हैं यानी कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट में विजिबल होते हैं, कुछ कंपाउंड आयोडीन चैम्बर में आपको नजर आते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आप कंपोनेंट्स को कुछ जो विजिबल आते हैं तो वो तो ठीक है, आपको विजिबली बाहर से ही नजर आ गया कि ये कंपोनेंट सेपरेट होकर आ गए हैं। इस तरह ये प्लेट डेवलपमेंट का प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि प्लेट डेवलप हो रही है सैंपल मिक्सचर में से कंपोनेंट मिक्सचर सेपरेट कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होकर आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ मोबाइल फेस विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्लियर है ये? यस मैम। मैम हम टीएलसी प्लेट को 90 के एंगल पे क्यों नहीं रख सकते? 90 के एंगल पे बेटा उसको कैसे बिल्कुल स्ट्रेट किस तरह से खड़ा कैसे करोगी फिर आप, मतलब उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करने के लिए वो तो अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ पे वॉल के साथ चिपका के सीधा 90 के एंगल पे रखोगी तो वो तो ऐसे नीचे को गिर जाएगी, नीचे को गिर जाएगी। तो अगर ये इसकी वेट ज्यादा है तो वो हो सकता है पूरी प्लेटिंग यहाँ पे गिर जाए। और 45 के एंगल पे अगर हम रखते हैं तो उसको इस तरह से पीछे से सपोर्ट रहती है और कैपिलरी एक्शन फिर इजीली वो यहाँ पे मोबाइल फेस ट्रेवल करके जाता है 90 के एंगल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई होल्डिंग तो क्लाइम तो है नहीं कि जिसकी मदद से आप उसको होल्ड करके एग्जैक्ट 90 के एंगल पे वो खड़ा करके रखेगी। पकड़ के तो आपने किसी चीज से नहीं रखना, उसने खुद ही आपकी वॉल से अपने आप को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए अगर 45 का एंगल रहेगा तो वो उस पोजीशन पे रहेगी। 90 के एंगल में तो वो नीचे को इधर आगे को गिर जाएगी, कोई इसके सपोर्ट थोड़ी है, पीछे से चिपकी हुई थोड़ी है किसी चीज से। क्लियर है? 45 का एंगल पे क्यों रखते हैं, ताकि वो उसी पोजीशन में रहे और मोबाइल फेस इजीली कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रेवल करके जाए। क्योंकि ये एकदम से अगर पूरा मोबाइल फेस में गिर गई तो पूरी प्लेट खराब हो जाती है, क्योंकि वो पूरे उस पर मोबाइल फेस फैल के अब वो कैसे ना वो इजीली कैपिलरी एक्शन के थ्रू स्लोली ट्रेवल करेगा, ना कंपोनेंट मिक्सचर सेपरेट होंगे। मैम अगर हम लिड से उसको हैंग करने की टेक्निक यूज करें तब भी प्रॉब्लम होगी? बेटा लिड से अगर आप हैंग करोगे तो फिर तो वो बाहर का एनवायरनमेंट अंदर जा रहा होगा, यानी कि उसमें कोई ना कोई होल आएगा बाहर का अपने एनवायरनमेंट की, तभी तो हमने पहले से मोबाइल फेस रख के उसको लेकिन अगर मैम हैंग भी हम जी
अगर हम हैंग करेंगे तो हमारे तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे ना मैम, क्योंकि सॉल्वेंट तो नीचे ट्रेवलिंग कैसे होगी? नहीं, वो हैंग करके वो यही बोल रही है ना कि मतलब वो नीचे तक प्लेस करके हैंग करके 90 डिग्री पे प्लेस करें, लेकिन अगर आप हैंग करती हैं तो ऊपर होल होगा, होल किसी चीज से मदद से हैंग कर रही होंगी ना, मतलब फॉर एग्जांपल इतना हैंग करना है कि वो नीचे तक इमर्स्ड हो जाए मोबाइल फेस में। लेकिन अगर आप होल करने, ऊपर एक होल हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट अंदर जाएगा, तो वो आपकी डिफरेंस कॉज करता है। इसीलिए आप पहले से मोबाइल फेस रख के उसको लेट को इनक्लोज करके कि पूरा अंदर का एनवायरनमेंट उसी पोलैरिटी के बेसिस पे जो आपका मोबाइल फेस है उस पे एडजस्ट हो जाए, बाहर का एनवायरनमेंट उस पे इफेक्ट ना कर रहा हो। क्लियर है आप? यस मैम मोबाइल फेस की वॉल्यूम ज्यादा रखना जरूरी है या कम? मोबाइल फेस का वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि वो आपका जो सैंपल लाइन है जिसपे आपने मिक्सचर प्लेस किया है उससे उसकी हाइट कम हो, ताकि वो ट्रेवल करके आए तो उसके ऊपर से गुजरता हुआ फिर वो ऊपर को ट्रेवल करके जाए। अगर उसके वॉल्यूम की हाइट ज्यादा होगी और आपका सैंपल डायरेक्ट प्लेट रखने में ही वो वहीं पे ही इमर्स्ड हो गया, तो फिर आपके पास मिक्सचर सेपरेट नहीं होगा। मोबाइल फेस की हाइट इतनी रखनी चाहिए, वो चाहे वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, बस आपकी हाइट इतनी हो उसकी कि आपकी जो सैंपल लाइन है उससे वो कम हो, उससे उसको वो नीचे रहे। कोई और सवाल इसमें? नो मैम। अच्छा, ये सेशन एंड होने वाला है, लास्ट 2 मिनट है, उसके बाद इसी आईडी पासवर्ड से आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा। हम आगे चलें। यस उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, यानी कि किस तरह से आपने फॉर एग्जांपल आपने प्लेट डेवलप कर ली, अब उसके बाद कुछ तो आपको कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द सेपरेट आउट इल्यूट। अब कुछ है कि कुछ कलर्ड कंपाउंड है वो तो सिंपली आपको विजिबल आई से नजर आ जाते हैं, कुछ जो अल्ट्रा वायलेट एक्टिव होते हैं वन कैन डिटेक्ट कलरलेस जो कंपाउंड्स है उनको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट से, या कुछ और विजुअलाइजिंग एजेंट है जैसे कि आयोडीन वेपर्स है, आयोडीन चैम्बर होता है फॉर एग्जांपल, एक पूरा चैम्बर है जिसमें आयोडीन, नीचे आयोडीन को प्लेस किया जाता है और वो पूरी आयोडीन उसमें उसका एनवायरनमेंट आ जाता है, और जब प्लेट को आप उसमें इमर्स करते हैं तो वो आयोडीन वेपर्स की वजह से जो नॉन कलरलेस कंपाउंड है वो विजुअलाइज हो जाते हैं। इसी तरह से ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन है, निनहाइड्रीन है, ड्रैगनीफॉल रिएजेंट है, तो ये सारे डिफरेंट विजुअलाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसी तरह से ये डिफरेंट विजुअलाइजिंग एजेंट है जो कि कलरलेस कंपाउंड्स को विजुअलाइज कर देते हैं, और आप इनकी मदद से अपनी टीएलसी प्लेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रख के जो कलरलेस कंपाउंड है कुछ वो दिख जाते हैं, कुछ में आयोडीन चैम्बर की वजह से आपको दिख जाता है, कुछ में आप ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन रिएजेंट है उसको यूज करते हैं, निनहाइड्रीन कंपाउंड है। ये सारे क्या होते हैं कि एक चैम्बर लिया आपने, उसमें ये रिएजेंट को नीचे प्लेस किया और उसको इनक्लोज कर दिया। अब जब आपने उसको इनक्लोज कर दिया तो वो पूरा एनवायरनमेंट इनके वेपर्स की वजह से आयोडीन, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन की एग्जांपल है तो नीचे आयोडीन प्लेस्ड है, आयोडीन की वेपर्स के वो पूरी एनवायरनमेंट आयोडीन के वेपर से हो गया, और जब आप फिर उसके बाद टीएलसी की प्लेट उसमें रखेंगे तो वो वेपर